वह बिहार से आई थी। मालिक काका उसे लेकर आए थे हमारे घर। उसकी उम्र लगभग 25-30 वर्ष होगी। कबीर हमारा बेटा 2 वर्ष का हो गया था। मेरी पत्नी कविता अब नौकरी करना चाहती थी। कबीर को संभालने के लिए कोई चाहिए था, इसलिए मालिक काका ने उसे हमारे घर भेजा था। उसने पूरा घर अच्छे से संभाल लिया था। कबीर उससे बहुत घुल मिल सा गया था। कभी कभी तो रात में भी उसी के साथ सो जाता था। मालती भी मना नहीं करती थी। मालती बहुत शिष्ट, सौम्य और सुघड़ थी। मालती को भी आज़ादी रास आने लगी थी। अपने शौक़ पूरा करने के लिए उसे अब काफ़ी वक्त मिल जाता। कबीर सोनिया भी हमारी ज़िंदगी में आ चुकी थी। वह दोनों बच्चों का पूरा ध्यान रखती। कविता की अनुपस्थिति में मुझे अपने हर काम के लिए उसे आवाज़ लगानी पड़ती थी। लगभग 4 साल हो गए थे उसे आए हुए। मैंने कभी ध्यान ही नहीं दिया कि साधारण नए नक्श होते हुए भी वो काफ़ी आकर्षक थी। सुतवा नाक, लंबे बाल और भरा शरीर, माथे पर छोटी सी बिंदिया, मुझे वो अच्छी लगने लगी थी। समझदार, भली भोली और कम बोलने वाली, मुंह से निकलने के देर और पल में ही चीज़ें हाजिर कर देती। लेकिन मालती ने मर्यादा कभी नहीं लांघी और न ही मुझे लांघने दी। उसकी बिंदिया और सिंदूर मेरी लक्ष्मण रेखा थे। कई बरस गुजर गए। कबीर और सोनिया पढ़ाई खत्म कर चुके थे। पिछले 12 साल से मालती साल में सिर्फ एक बार ही घर जाती थी, वो भी सिर्फ हफ्ता 10 दिन के लिए। फिर न कोई खत, न ही उसके घर से कोई आता। सोनिया की सगाई तय हो गई थी। मालती ने एक माँ की तरह कविता के साथ बढ़ चढ़कर काम किया। पिछले कई दिनों से देख रहा था कि उसकी तबीयत बिगड़ने लगी थी। फिर भी वह फिरकी सी घूमती। आँखों के नीचे काले घेरे आ गए थे। कभी कभी काम करते करते बैठ जाती। मुझे कुछ ठीक नहीं लग रहा था। सोनिया ससुराल चली गई और कविता 10 दिनों के लिए अपनी किटी ग्रुप के साथ सिंगापुर। मैंने मालती से बहुत कहा कि डॉक्टर के पास चलें। कबीर ने भी बहुत समझाया, लेकिन वह नहीं मानी। आखिर वो मनहूस दिन आ ही गया। मालती फिर चक्कर खाकर गिर गई। मैं बहुत घबरा गया था। अकेला जो था संभालने वाला। कबीर भी किसी दोस्त के यहाँ गया हुआ था। पल भर में सब खत्म। आज भी मालती की आवाज़ मेरे कानों में सुनाई देती है। उसने कहा, मरते वक्त झूठ नहीं बोलूँगी। बाल विधवा हूँ मैं। मेरा दुनिया में कोई नहीं है। चाची के पास पली बढ़ी। गौने से पहले ही मेरा पति गुजर गया। चाची ने मनहूस कहकर घर से बाहर कर दिया था। आपके घर पहुंची तो नौकरी से निकाले जाने के डर से बिंदी और सिंदूर लगाने लगी। हर साल जो मैं हफ्ता 10 दिन बाहर जाती रहती थी, वो मैं तीर्थ स्थान पर जाती थी। घर तो कोई था ही नहीं मेरा, और न ही कोई अपना। कभी हरिद्वार, कभी वृंदावन। जैसा जीवन मुझ अभागन को मिला, वो किसी को ना मिले। यही सोच अगला जन्म सुधारना चाहती थी। मैं बचपन से प्यार को तरसी थी। जो प्यार स्नेह मिला वो आप ही से मिला। बस एक आखिरी ख्वाहिश पूरी कर दीजिए। मेरी चिता को मुखाग्नि आप ही दीजिएगा। बस गति हो जाए मेरी। कितना घबरा गया था मैं। डॉक्टर को बुलाने के लिए उठा तो मालती ने हाथ पकड़ लिया और मना कर दिया। मैंने उसके सिर पे हाथ रख कर उसे आश्वासन दिया कि उसे कुछ नहीं होगा। उसकी भरी हुई मांग से सिंदूर मेरी अंगुलियों पर लग गया। उसके चेहरे पर खुशी फैल गई। मुस्कुराते हुए मालती ने मेरी बाहों में ही दम तोड़ दिया। उसके कमरे से मुझे हॉस्पिटल का कार्ड मिला। मालती को कैंसर था। अकेले ही दर्द सहती रही, मौत से जूझती रही, उफ तक नहीं की, किंतु हमें किसी तरह की तकलीफ नहीं होने दी। पड़ोसियों ने नहला धुला के एक सुहागिन की तरह श्रृंगार किया था उसका। पता नहीं मेरा वहम था या सच।
चिर निद्रा में सोई मालती के चेहरे पर मुस्कान वैसी ही फैली हुई थी। तो दोस्तों, आप सभी को ये कहानी कैसी लगी कमेंट करके हमें ज़रूर बताना। यदि कहानी आप सभी को पसंद आई हो तो लाइक करना, शेयर करना, और चैनल पर नए हो तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब भी ज़रूर कर लेना। तो चलिए दोस्तों, मिलते हैं आप सभी से एक और नई कहानी के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।